इस चैप्टर को पढ़ने का रहस्य क्या है, फिजिक्स में हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, क्या सब पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम इस नेचर को समझें, प्रकृति को समझें। नेचर, ये जो नेचर है ना, इसका कंपोजिशन क्या है। हर जगह आप देख लीजिए, अपने आसपास ही देख लीजिए, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, बिल्डिंग्स जो मानव निर्मित है वो भी दिखाई पड़ती है, मिट्टी, पानी, हवा नहीं देखते लेकिन हवा महसूस करते हैं। तो हवा में भी रुकावट की बात तो होती है ना, जस्ट लाइक अ सॉलिड। तो उसी प्रकार हवा में भी रुकावट की बात होती है, वो रोकता है किसी चीज को। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कल्पना करते हैं कि नेचर में, इस ब्रह्मांड में ऐसी भी जगह है जहां मैटर किसी भी फॉर्म में मौजूद नहीं है, न वहां सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, न लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, न ही गैसेस फॉर्म में मौजूद है। मतलब वहां न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, किसी भी फॉर्म में मैटर वहां मौजूद नहीं है। तो जहां मैटर का कोई भी स्टेज मौजूद नहीं है वो फ्री स्पेस कहा जाता है, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो नेचर में अगर हम देखें जहां कहीं भी, तो हम महसूस करने के लायक, देखने लायक, हम जो कुछ देख पाते हैं उसका हम नाम देते हैं मैटर। तो नेचर जिसमें कहीं मैटर दिखाई पड़ता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। दूसरा, जहां ये मैटर मौजूद नहीं है, जैसे कि सूरज और पृथ्वी के बीच इतना बड़ा स्पेस है, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका फासला है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हवा भी मौजूद है। तो धरती की सतह से आप जाइए ऊपर, तो 400-500 किलोमीटर की हाइट तक तो हवा बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, उसके बाद वो भी नहीं। और 1000 किलोमीटर के बाद तो हवा की कल्पना ही मत कर दीजिए, मतलब वहां तो मैटर किसी भी फॉर्म में मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस एकदम फ्री है, कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, वो फ्री स्पेस है। तो उस फ्री स्पेस में मैटर नहीं तो क्या है, सूरज की रोशनी तो है। सूरज की रोशनी ही नहीं, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे मौजूद हैं, बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद हैं, उनकी जो रोशनी आ रही है, उनका जो प्रकाश आ रहा है वो भी मौजूद है, कॉस्मिक रेज। तो ये कॉस्मिक रेज हो कि सन रेज हो, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब सभी है एनर्जी। तो एनर्जी आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव कह सकते हो। मतलब हर जगह आपको या तो मैटर नजर आएगा या तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग। मतलब मैटर है तो किस फॉर्म में मौजूद है, तो पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल से क्या बनते हैं, पार्टिकल लाइट्स। पार्टिकल मतलब किसको हम पार्टिकल कह सकते हैं, जब हम बोलते हैं पार्टिकल तो सबसे छोटा जो मैटर होगा उसको पार्टिकल कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि इनसे बनता है एटम, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनता है मटेरियल या बॉडी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण कहलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। उसके बाद बात करें एनर्जी की। एनर्जी जो है सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि ऊर्जा है, ये किस फॉर्म में दिखती है, प्रकाश के फॉर्म में दिखती है। प्रकाश के अलावा प्रकाश से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशंस हैं, वेव हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब जो है सो हैं पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, इसलिए नाम भी अलग अलग है। तो ये है। अब हम अगर इसको क्लासिफाई करें, मैटर को क्लासिफाई करें, तो मैटर जो है वो बनता किससे है, पार्टिकल से। पार्टिकल से इसके भी दो मूल गुण हैं। जब बात करेंगे कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास होगा। तो पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैटर का क्या है, उसमें मास होता है। दूसरा, उसमें चार्ज भी होता है। चार्ज, यस, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी चार्ज पर हमारा ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर है, इसी चार्ज में भी हम पढ़ेंगे कि चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, उसका क्या इफेक्ट होगा। चार्ज मूव कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। चार्ज मूव कर रहा है तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी,
करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट है, मूव कर रहा है। उसके बाद हम उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, है ना, कि कोई बॉडी का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, कोई बॉडी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, तो किस कारण से बनाती होगी, चार्ज मूव कर रहा है तब। चार्ज अगर स्थिर है, हम जानेंगे कि उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मास की बात करें तो मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके पास मास है, सब आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन बहुत कम पावर का होता है। अब जैसे देखिए धरती बहुत बड़ी है, धरती का मास बहुत ज्यादा है, सन का मास बहुत ज्यादा है, मून का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बीच जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं ये सब आपस में बैलेंस किए हुए हैं, पूरा सोलर सिस्टम बैलेंस्ड है, पूरा गैलेक्सी बैलेंस्ड है। इस कारण से आपस में उनका जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास की वजह से वो हैवियर मास, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन है ना, लाइट मास, लो ग्रेविटेशन। तो मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, नेचर में मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मास, और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मास है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो मास की वजह से लगने वाला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से लगने वाला फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा भी फंडामेंटल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बीच लगते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नहीं, मैंने आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मास की वजह से लगता है ग्रेविटेशन, और चार्ज की वजह से लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये पढ़ने वाला है चार्ज के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, माने मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये है नेचर का कंपोजिशन। नेचर इज बेसिकली फिल्ड विथ मैटर एंड एनर्जी, एंटायर यूनिवर्स। सो द मैटर जो कि पार्टिकल से बना है, इसके दो मूल प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन, मास और चार्ज, और दूसरा एनर्जी। सॉरी, मास एंड चार्ज, मैटर क्या है, एनर्जी नेचर का दूसरा कंपोजिशन है। जहां मैटर मौजूद नहीं वहां पर क्या है, एनर्जी। मतलब जहां पदार्थ मौजूद नहीं है वहां ऊर्जा मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले बेसिकली फोकस किसको करेंगे, हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये जो मास वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, देखे होंगे आप जाकर के। मतलब अगर किसी ने 11th की तैयारी नहीं की है तो वो अपना सिलेबस जाकर देखे तो मिल जाएगा, है ना। इसमें न्यूटन का बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब का रोल होगा, वोल्ट का रोल होगा, आलेक्जेंडर वोल्ट का, इन सभी होगा, एम्पियर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज और मास दोनों ही मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब मूल गुण है, पदार्थ का मूल गुण है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी वजह से ही एक बॉडी मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को मतलब दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है, या रिपेल करती है मतलब कि दूर धकेल देती है, मतलब अपनी ओर खींच लेना या अपने से दूर धकेल देना। ये दोनों प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होते हैं, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ कैन यू डिफाइन इट। इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हम मैटर के स्थान पर ये कह दें और प्रॉपर्टीज जगह पर ये यूज कर ले, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, या ये कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। तो चलिए मैटर लिखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच a body
कैन अट्रैक्ट और रिपेल एन अदर बॉडी। मतलब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या प्रतिकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, फिर रिपेल करती है, खींचती है या धकेल देती है ना। इस प्रकार का फोर्स अप्लाई करती है अपने अराउंड, अगर वो पिक कोई जाती है तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिस वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचती है फिर धकेलती है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और ये स्केलर होता है, मतलब ये अदिश होता है, इसका कोई भी यूनिट इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो किसे करते हैं? क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। समटाइम स्मॉल क्यू यूज करते हैं क्योंकि एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम साइंटिस्ट का नाम है कूलम, जेसी कूलम, ऐसे कुछ नाम है जेसी कूलम। तो जेसी कूलम नाम है। इनके सम्मान में हम चार्ज का यूनिट रखते हैं कूलम। इनके सम्मान में क्यों? क्यों? चार्ज के चैप्टर में जो कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, क्या उसमें केवल कूलम का ही कॉन्सेप्ट है? कूलम का ही योगदान है? नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी योगदान है, लेकिन उनके नाम पर फ्रैंकलिन भी एक यूनिट होता है चार्ज का, वो हम आगे जानेंगे। तो कूलम जो है यह भी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है ना। और इसको हम संकेत में सी लिखते हैं, स्मॉल सिंबल यूनिट का। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। आइए इसके अब कुछ भौतिक तथ्यों के बारे में, इसका क्या भौतिक प्रभाव है और क्या सब हम कहाँ महसूस करते हैं। जो लोग पढ़ेंगे क्या वही इलेक्ट्रिक चार्ज को महसूस कर पाएंगे? जो नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रिक चार्ज को महसूस नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप महसूस करते हैं कि जब कभी हम बाहर से आते हैं, शरीर से कपड़े उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब हम सर उतारते हैं अपने बॉडी में कहीं स्पार्क महसूस होता है। कभी आप रात में सोइए कंबल ओढ़ के, ठंड के मौसम में कंबल ओढ़ते हैं, तो कंबल ओढ़ के आप सोइएगा, अगर हाथ को आप कंबल से रगड़िए आप तो आपको स्पार्क दिखाई पड़ेगा। वो क्या है? चार्ज है। आप दिन हो कि रात हो, खास करके रात में ज़्यादा दिखता है। आप देखते होंगे रात में जब बारिश के दिनों में बादल आवाज़ करते हैं, अब बिजली चमकती है तो आप देखते हैं वो बहुत लंबी लंबी सी स्पार्क दिखाई पड़ती है। वो भी क्या है? वो असल मायने में चार्ज ही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि क्या वो चार्ज और यहाँ जो कपड़े उतारते समय जो चकचक की आवाज आती है, क्या वो चार्ज, या फिर हाँ ये जो स्पार्क होते हैं, तो ये स्पार्क क्या दोनों सेम है क्या? उन्होंने पता लगाने के लिए क्या किया कि भाई उन्होंने पतंग उड़ाया, पतंग बहुत दूर बादलों में भेज दिया और फिर देखा कि ऐसा कुछ झटका महसूस उनको नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि धरती पर जो चार्ज वो महसूस करते उस पर झटका लगता है। तो जब वो पतंग उड़ाया उन्होंने, धागा हाथ में था, तो उनको कुछ झटका महसूस नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता झटके लगने वाली बात, तो धागे के माध्यम से उनको झटका लग सकता था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुरंत बारिश हो गई। जब बारिश हुई और जब धागा भीग गया तब उनके हाथ में झटका लगता है। झटका लगा तो बहुत खुश हुए। दुनिया का पहला इंसान वो था जिसने देखा गया कि बिजली का झटका लगते ही उसको खुशी होती है, जबकि बिजली का झटका लगने के बाद आदमी एक बार तो ऊपर वाले को मनाता है कि भगवान बाबा बचे, नहीं तो आज तो खत्म ही हो। तो ये इसका इतिहास है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है सो उन्होंने ही चार्ज को दो प्रकार से बांटा है। एक बहुत तरह के प्रयोग करा करके, कभी अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्सन होता है। तो उनको लगा कि जरूर देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 टाइप के चार्ज है तो नाम क्या रखा जाए दोनों का? अरे एक बाप के 2 बेटे हों तो दोनों बेटों के नाम तो अलग अलग नहीं पड़ेंगे ना। दोनों के एक नाम से तो काम चलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर एक बार बुलाएंगे एक नाम से दोनों आएंगे। तो इसलिए 2 चार्ज हैं, 2 प्रकार के चार्ज हैं, दोनों के नाम क्या होने चाहिए? तो उन्होंने देखा कि भाई 2 प्रकार के नाम किस प्रकार से रखा जाए। तो देखा कि जब 2 बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें भी चार्ज आता है। जब 2 बॉडी को आपस में रगड़ने के बाद भी चार्ज आता है, तो जब दोनों को हम फिर से कॉन्टैक्ट में लाते हैं
तो स्पार्क होती है, मतलब बिजली, चमक। तो उन्होंने पतंग के माध्यम से पता लगाया है कि ये जो चमक है और वो जो चमक है सेम है। उसके बाद जो है सो तब उन्होंने जब देखा कि भाई जब दोनों को कांटेक्ट में लाते तो कुछ देर के बाद फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसमें फिर अट्रैक्शन वाली बात नहीं होती, स्पार्क वाली बात नहीं होती, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रगड़ने पर दोनों पर चार्ज आया तो एक पर ऐसा कुछ चार्ज होगा, दूसरे पर ऐसा कुछ चार्ज होगा कि दोनों को मिलाने से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसा कि गणित में नंबर होता है +2 और -2, दोनों को मिला दिया जाए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +3 - 3 0 होगा, +4 - 4 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस लॉजिक पर उन्होंने चार्ज को दो प्रकार के नाम दिए, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात करें चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, या फंडामेंटल चार्ज कह दीजिए, या फिर कहिए इसको हम एलिमेंट्री चार्ज। फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ये है मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट का चार्ज, सबसे कम अमाउंट का चार्ज जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इट इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, इट इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो लिस्ट अमाउंट में आएगा, मतलब कम से कम वो कितनी मात्रा होगी चार्ज की जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, तो वो होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जितना कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है, मतलब कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है सो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, प्रोटॉन में पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होता है, वो होता है 1.6 माइनस में × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना ही, लेकिन पॉजिटिव। मतलब ये हो गया कि आप ऐसा कह सकते हो, ये तो वैल्यू होगी ना, आप ऐसा कह सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E, चार्ज ऑन प्रोटॉन +E, there are same amount of electric charge on electron and proton। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, लेकिन सेम अमाउंट में, है ना। इस प्रकार चार्ज के दो नेचर आपको मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्ज के कुछ अदर यूनिट के बारे में, सम अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम सीधे चार्ज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बिजली होता है, और बिजली की चमक इसमें तो होती है जब चार्ज दो आपस में मतलब कि डिफरेंट चार्ज आपस में, डिसिमिलर चार्ज आपस में टकराते हैं, है ना, तो तब जाकर के वो स्पार्क होता है। इसलिए हम पूरी तरह से पूरा नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिक चार्ज का, नहीं तो चार्ज से भी काम चल सकता है। सम अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहला आपने देखी लिया ऐसा यूनिट में क्या होता है, कूलम। दूसरा होता है ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, को भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो कितना होता है, 1 ESU इक्वल टू कितना होता है, 1 ESU की वैल्यू होती है 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। ये 1 ESU की वैल्यू होती है। इस प्रकार से 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁻9 ESU।
इस प्रकार से ये हो जाएगा। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 EMU होता है 10 कूलम, माने 10 कूलम को हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर मानते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर हम ESU और EMU के बीच का रिलेशन देखें तो क्या मिलेगा हमको, अगर हम इसके बीच का रिलेशन देख लो तो क्या मिलेगा, 1 ESU अपॉन 1 EMU क्या हो जाएगा हमको, या 1 EMU अपॉन 1 ESU क्या हो जाएगा, 1 EMU अपॉन 1 ESU। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 1 EMU मैंने 10 कूलम अपॉन इतना करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 9 भी ऊपर जाएगा तो प्लस 10, और ये एक कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10 हो जाता है। ये रेशियो इसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 1 EMU इक्वल टू 3 into 10 टू द पावर 10 ESU, है ना। इस तरह से चार्ज की एक यूनिट और होती है, आइए उसको देखें। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट होती है 4 नंबर में, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या, तो फैराडे। फैराडे 1 फैराडे जो कि केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, 1 फैराडे 96,500 कूलम के आसपास होता है। हाँ एक बात और, ये जो हम ESU पढ़े ना, ESU उसी ESU को जो दूसरा नंबर का यूनिट मैंने बताया था 1 ESU, उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यस 1 ESU फ्रैंकलिन है ना। और फैराडे 1 फैराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम, जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है। असल मैंने भी कितना चार्ज होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो कुल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो इतना हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो 1 मोल में कितने होते हैं आप समझ सकते हैं, 1 मोल में कितने नंबर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कुल कितना एनर्जी चार्ज होगा, वो हो जाएगा इतना, निकाला जाए तो आ जाएगा इतना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ते हैं। ये हो गया। अब आप जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, खास करके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला इसका मूल गुण यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहली बात है एडिटिविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होते हैं। इसका यह मतलब हो गया कि अगर किसी चार्ज सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक सिस्टम बनाता है, चार्ज का एक सिस्टम होता है, तो या फिर चार्ज पार्टिकल्स के बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, तो उस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, उसके अंदर जितने भी अलग अलग चार्ज होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम बोलने का ये मतलब है कि उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज है या कोई इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ लगा के सब कुछ जोड़ देना है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई घटेगा कोई जुड़ेगा, रिजल्ट कभी जीरो भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। इस प्रकार से एडिटिविटी ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। अगर मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो Q2 को नेगेटिव सहित रख दीजिए, Q3 पॉजिटिव है तो प्लस Q3, Q4 पॉजिटिव है तो प्लस Q4 एंड सो ऑन। इस तरह से इसी में अगर कोई Q3 भी नेगेटिव रहा होता तो यहाँ माइनस Q3 लगा देते, और उसकी जो भी वैल्यू जैसे 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम हो जाता है। हम कह सकते हैं द नेट चार्ज of a system in equal
to the algebraic sum of individual charges. यही है एडिटिविटी। दूसरा है जो दूसरी वाली प्रॉपर्टीज है, वो दूसरी वाली प्रॉपर्टीज क्या है? तो दूसरी वाली प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आप इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होती है? तो कोई भी सिस्टम का जो नेट बॉडी होगा, नेट चार्ज होगा, द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी, द नेट चार्ज ऑफ a body is the integral multiple of elementary charges। मतलब अगर किसी बॉडी का कुछ चार्ज है, कुछ नेट चार्ज निकालना चाहें तो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या है, n क्या है, इंटीजर है। अगर प्लस माइनस दे ही दिया है तो n क्या है, होल नंबर है। यानी कि जी 1 है, 2 है, 3 एंड सो इस प्रकार से। मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो चार्ज 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 5e होगा, लेकिन 2.5e नहीं होगा, 3.7e नहीं होगा, 1/3e नहीं होगा, √7 नहीं होगा। इस प्रकार से n की वैल्यू जो भी होगी वो यही होगी, होल नंबर होगी। तो यह है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज मान लीजिए, क्योंकि ऐसा हो इसलिए होता है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज आता है या कोई बॉडी पर चार्ज आता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज आए कि पॉजिटिव चार्ज आए, एक ही कारण है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी से निकल गया तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज घट गया, अब पॉजिटिव चार्ज उसका पहले से मेंटेन्ड है तो वो उतना ही रहेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज घट गया है तो उसका नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन खो करके कोई किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पा करके उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। ये चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बताता हूं इसके बारे में कि चार्ज दो प्रकार का होता है। तो दोनों चार्ज जो आता है उस पर तो थोड़ा सा बता दूंगा। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान संख्या में, बराबर संख्या में पाए जाते हैं। अगर कोई भी एक क्या मतलब प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन हमेशा रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का बाहरी रीजन में होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर होता है और वह न्यूक्लियस के राउंड सर्कल लगाता है। प्रोटॉन का एक बहुत ही जखीरा छोटे से पॉइंट पर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर हम दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेकर जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज लेकर के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाएगा। इसलिए एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन खो चुका है उस पर क्या आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज घट गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका है, नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन पा लेता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चूंकि पहले बराबर संख्या में थे, वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जैसे ही पाया उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए उसका नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन पा करके नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन खो करके वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस प्रकार से बॉडी पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन पाया तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -3। 2 इलेक्ट्रॉन पाया -2e, 3 इलेक्ट्रॉन पाया -3e, ऐसा चार्ज होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आया, 2.5 इलेक्ट्रॉन आया? ऐसा नहीं है ना। इसीलिए नेट चार्ज हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है। तीसरे नंबर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी वो था इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर आप किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज लाते हो, इसका यह मतलब है कि जहां से लाए हो वहां नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ बनते हैं। कहीं किसी स्वतंत्र अवस्था में कहीं पर भी इस यूनिवर्स में कहीं पर भी आप एकदम फ्रीली नेगेटिव चार्ज नहीं ला सकते और न ही पॉजिटिव चार्ज ला सकते हो, दोनों एक साथ आता है। अगर नेगेटिव चार्ज कहीं बना है तो इसके इक्वल पॉजिटिव चार्ज कहीं बना होगा, कहीं पॉजिटिव चार्ज बना है तो कहीं ना नेगेटिव चार्ज जरूर बना होगा। मतलब पूरे होल यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि नेचर में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और बराबर संख्या में प्रोटॉन होते हैं। इसलिए सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मींस इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड ओनली। केवल उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ट्रांसफर बाय विच? बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, आयन, ये सब अगर ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज कैरी करते हैं अपने साथ में। इस प्रकार से किसी बॉडी पर चार्ज आता है और किसी बॉडी से चार्ज जाता है, तो कंजर्व होता है। ये था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है? तो सबसे पहली बात जनरल प्रॉपर्टीज में कि नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, सॉरी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ देखो अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन। रिपल्सन कहाँ कहाँ हो रहा है, जहां सेम चार्ज है। अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, जहां डिफरेंट चार्ज। सो वी कैन से similar charges repel each other and dissimilar charges attract to each other। ये होता है अट्रैक्शन रिपल्सन की बात, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज में पहले नंबर में बताया आपको। पॉइंट नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, मतलब उसके साथ चलता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं जा रहा है, इसका मतलब जा रहा है तो साथ में मास नहीं होगा, बिल्कुल गलत, मास साथ में होगा। क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन पर तो मास होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन पर मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, उस पर चार्ज है। तो चार्ज हमेशा मास के साथ कैरी आउट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो चार्ज ट्रांसफर होती है कैसे, तो मास की सवारी करके। मास होगा तो चार्ज भी जाएगा साथ में। पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास होगा और पार्टिकल पर चार्ज होगा। तो चार्ज को चलने के लिए पार्टिकल चाहिए, जैसे कि इंसान के हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज चाहिए, उसी प्रकार चार्ज के कैरी होने के लिए, चार्ज के ट्रांसफर होने के लिए मास चाहिए। और मास होता है किसका, पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास होता है। लेकिन इसका रिवर्स नॉट पॉसिबल, मतलब सॉरी, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। चार्ज मास के साथ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मास हमेशा चार्ज के साथ होगा ही, है ना। क्यों नहीं होगा, एग्जांपल दें, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। तो मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज नहीं होता है, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है ना। ये पॉइंट नंबर 3। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज क्या है, रेस्ट रुका हुआ है, तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने राउंड, अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे धरती के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो चीज आएगी धरती उसे खींच लेगी। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, इसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर कोई भी चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा।
इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड रेस्ट मोड में, रेस्ट कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, चल रहा है, मोशन में, गतिमान है, गतिशील है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि चार्ज की वो प्रॉपर्टीज होती है, प्लस वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड ये बनाएगा एक चार्ज जब वो मूव कर रहा होगा। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। अगर ये चार्ज मोशन भी कैसा, मोशन कैसा, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ये जो चार्ज है मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेकिन अगर मोशन में है और एक्सेलरेशन है इसके पास, एक्सेलरेटेड है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करेगा, जो कि एनर्जी का ही रूप होता है। मतलब चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनने के साथ साथ वह चार्ज एनर्जी भी लूज करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करेगा, वो चार्ज के चारों तरफ से निकलेगा बाहर। वो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक्सेलरेटेड है वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये तीन बातें इसमें होती है। जब वो एक्सेलरेशन में होगा, माने मोशन में होगा, चल रहा होगा, लेकिन चलने की दर उसकी क्या होगी, नियत नहीं होगी, उसका वेग बदलेगा, या तो डायरेक्शन बदले या फिर चाल बदल जाए। दोनों ही स्थिति में वो एक्सेलरेशन में होता है और इसके साथ ये भी घटना होने वाली है। ये इसके जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है ना। तो और भी बातें हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना। ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता है। ये सब बातें हैं। अब आइए बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ेंगे अगले सेशन में।